बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फार्मा। मैं हूं डॉक्टर इरमा, सीनियर लेक्चरर इन डॉक्स इंस्टीट्यूट में अपनी सर्विस देते एक नए टॉपिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी में, हाइपरटेंशन। हमेशा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन और मेजर एमसीक्यूज इसमें में से बनते हैं। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। हाइपरटेंशन, व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और एज बीपी से इसको हम डिनोट करते हैं। लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है ये। ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर आर्टरीज में लगातार जो सा एलिवेट रहेगा, ज़्यादा रहेगा। हाइपरटेंशन मेजर रिस्क फैक्टर हम देखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में है, इसकी स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर है, आर्टरी फिब्रेशन, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, वीएन लॉस, क्रॉनिक डिजीज़, किडनी डिजीज़ एंड डेमेंशिया। इनकी जो मेन रिस्क फैक्टर है जो कि हाइपरटेंशन की तरफ आपको मूव करवाते हैं। अब हाइपरटेंशन हमने इसको दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी hypertension and second one is the secondary hypertension. प्राइमरी एसेंशियल हाई ब्लड प्रेशर 90 to 95% पाया जाता है। किस वजह से ये होता है? प्राइमरी एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करने की वजह से होता है, एक्सेसिव बॉडी वेट आपका हो जाए, स्मोकिंग अगर आप करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो ये प्राइमरी कॉजेज़ हैं आपकी जिसकी वजह से आप हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर हमारे पास 5 to 10% है। इसमें क्या होता है? ड्यू टू आइडेंटिफिएबल कॉज। इसमें मेजर हमारे पास जो से कॉजेज़ होते हैं, मतलब कि क्रॉनिक चीज़ें, अगर आपको डिजीज़ हैं जैसे कि आपके पास किडनी डिजीज़ है, नैरोइंग, आपकी किडनी आर्टरीज आपकी नैरो हो गई हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर से आप सफ़र कर रहे हैं, और अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, देन भी आप हाइपरटेंशन की तरफ तो गारंटी अब मूव करेंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर 5 to 10% लोग इससे सफ़र करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी कॉजेज़ है उनसे 90 to 95% लोग सफ़र कर रहे हैं। हाइपरटेंशन हम देखेंगे, सिर्फ एक आपको चार्ट शो करवाया गया है। ठीक है, इसमें हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखना है कार्डियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स हमारे पास नन सिम्टम्स कोई अपीयर नहीं होंगे। कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास कौन कौन सी होती है? हार्ट की कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो डिजीज़, हार्ट फेलियर, पेरिवेस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, वीएन लॉस हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, डेमेंशिया वगैरह हो सकता है। कॉजेज़ अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास लाइफस्टाइल और जेनेटिक कॉज मेन दो हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर अगर हम देखें, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक कर रहे हैं, बॉडी का वेट है, आपकी बॉडी का वेट बहुत एक्सेसिव है, ज़्यादा है। ठीक है, तो आप भी जो है हाइपरटेंसिव हो सकते हैं। स्मोकिंग कर रहे हैं, देन हो सकते हैं अल्कोहल का इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, देन भी आप हाइपरटेंशन की तरफ मूव कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक मेथड देखेंगे तो हमारे पास रेस्टिंग ब्लड प्रेशर हमारे पास 132/90 या 140/90 आएगा। ठीक है, मतलब कि एक बंदा एक रेस्ट कंडीशन में है और तब भी उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ट्रीटमेंट हम देखेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, मेडिकेशन के थ्रू हम ट्रीटमेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी 60 to 37% ग्लोबली वर्ल्ड वाइड में लोग सफ़र कर रहे हैं। डेथ इसकी 9.4 मिलियंस हुई हैं, 18% 2010 के रिकॉर्ड के मुताबिक। मेजरमेंट्स देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर दो तरह से करते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एट रेस्ट इज़ विद इन रेंज 100 to 130 मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक है, एंड 60 to 80 mmHg डायस्टोलिक होगा। एपिडेमोलॉजी देखेंगे, एडल्ट में जो सा है वो 1 बिलियन एडल्ट जो से अबाउट 22% पॉपुलेशन की जो सी सफ़र कर रही है हाइपर टेंशन में। ये रिकॉर्ड 2014 का मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ज़्यादातर देखा गया है कि मेन जो से वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं हाइपरटेंशन से, जिनके लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हैं। ठीक है, और उनकी और वो एज भी जो सी है उनकी ज़्यादा है। ठीक है, और बेसिकली ये कॉमनली हाई मीडियम लो इनकम कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। लोग जो से सफ़र करते हैं हाइपरटेंशन से। चिल्ड्रंस में देखेंगे हाई रेट ब्लड प्रेशर
एडोलसेंट और चिल्ड्रन में है। लास्ट 20 ईयर्स में यूनाइटेड स्टेट में देखा गया है। चाइल्डहुड हाइपरटेंशन जो सी है प्री एडोलसेंट में ही बच्चा जो सा सफ़र कर जाता है। इसमें बेसिकली जो बेसिक कंडीशन देखी गई है वो है किडनी डिजीज़ की वजह से। मोस्ट ऑफ दी कॉमन जो से हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं हाइपरटेंशन, वो किडनी डिजीज़ की वजह से हैं। साइन और सिम्टम्स देखेंगे तो हेडेक इसमें मेन होता है, ठीक है। हेडेक बहुत ज़्यादा होगा आपको, बैक सर के पीछे से दर्द उठेगी स्पेशली सुबह के टाइम, ठीक है। वर्टिगो होगा, टिनिटिस, बिजिंग और हिसिंग इन द ईयर होगी, ठीक है। अलर्ट विजन और फेंटिंग एपिसोड्स होगा, ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हम देखिए कुशिंग सिंड्रोम्स होंगे, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगी, एब्डोमिनल स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं आपको, हाइपरथायरॉयडिज्म के आप शिकार हो सकते हैं, फास्ट हार्ट बीट होगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा ट्रिमर्स आपके जो हाथ काम सकते हैं, ब्लिंकिंग आई, आंखें वो झपकते, मतलब कि इंसान कंट्रोल में होता है, आँख आपकी ब्लिंक करना शुरू कर देती है। ट्रिमर हो सकते हैं, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकते हैं, फिनोक्रोमोसाइटोमा भी हो सकता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस अब हम देखेंगे सीवियरली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ठीक है, ग्रेटर जिसमें सिस्टोलिक आपको 180 ग्रेटर होगा और डायस्टोलिक 110 होगा, इसको हम क्या कहेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस होंगे। हाइपरटेंसिव क्राइसिस को हमने दो तरह से डिवाइड किया है, एक होती है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और दूसरा है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन डैमेज के अकॉर्डिंग हमने इसको किया है कैटेगराइज। हाइपरटेंशन को ये आ जाता है कि हाइपरटेंशन को क्लासीफाई करें। तो इसमें हाइपरटेंशन अर्जेंसी और इमरजेंसी में डिफरेंस ये है कि जो हमारी अर्जेंसी है इसमें आपका ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, मतलब आपकी कोई भी बॉडी का ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। इसको आप ऑरली कोई भी मेडिकेशन देके ट्रीट कर सकते हैं और आपका ब्लड प्रेशर 24 और 248 आवर में नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हाइपरटेंशन इमरजेंसी में देखा जाए तो इसमें आपके ऑर्गन्स डैमेज होंगे, आपका ब्रेन, किडनी, हार्ट, लंग्स वगैरह जो से वो डैमेज होंगे और सिम्टम्स आएंगे जिसमें कन्फ्यूजन, ड्रोनीनेस, चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस हो सकती है। कॉजेज देखेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन के इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, लेक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती है, एजिंग, उम्र ज़्यादा होना भी हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकता है, मेटरनल स्मोकिंग वगैरह हो सकता है, हाई ब्लड यूरिया हो तभी आप हाइपरटेंसिव की तरफ जाएंगे, लो बर्थ वेट हो तभी आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ देखें तो हम सेकेंडरी में बेसिकली जो सा होता है एंडोक्राइन कंडीशंस की वजह से बच्चा जो सा है बंदा कोई भी सफ़र करता है हाइपरटेंशन को। इसमें बेसिकली कुशन सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म, एक्रोमेगैली, कॉर्न सिंड्रोम, हाइपरएल्डोटिज्म, रेनल आर्टरी सिनोसिस और इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और फिनो क्रोमोसाइटोमा भी आ सकता है। अदर अगर हम सेकेंडरी कॉज देखें तो इसमें ओबेसिटी, स्लीप अपीनिया, प्रेगनेंसी, एक्सेसिव ईटिंग ऑफ लिगोरिया, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, ठीक है। मल्टीपल अगर आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेते हैं, हर्बल रेमेडीज़ ले लेते हैं, इलीगल ड्रग यूज़ करते हैं, कोकेन, मेथाम्फेटामाइन वगैरह ज़्यादा आप एक्सपोजर करते हैं तभी आप हाइपरटेंशन की तरफ मूव कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मीन आर्टरी प्रेशर अगर आपने देखना तो हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। देखिए मीन आर्टरी प्रेशर है, इसमें आगे फर्दर हमारे पास कार्डिक आउटपुट होगा, पेरिफेरी आउटपुट आ जाएगा और कार्डिक आउटपुट है और पेरिफेरी रेजिस्टेंट है। इसको आगे फर्दर हमने कार्डिक आउटपुट को दो कैटेगरी में किया है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को। हार्ट रेट में ना अब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को आगे फर्दर प्रीलोड मायोकार्डिक कंट्रैक्शन और आफ्टर लोड में करेंगे। पेरिफेरी रेजिस्टेंस को आगे हमने वेस्कुलर टर्न में किया है, ठीक है। आगे वेस्कुलर स्ट्रक्चर में रीमॉडलिंग और रिफ्रैक्शन हमने इसको किया है। पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम देखें हाई सोडियम इनटेक करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं जो बंदे लोग करते हैं या जिनको स्ट्रेस है तो उनसे उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में इंक्रीज़ आपका हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन जाएगी, रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को स्टिमुलेशन जाएगी। जब रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को स्टिमुलेशन आएगी तो आपने रेनल इफरेंट आर्टियोल की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी
उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसी से हम एक और पॉइंट कनेक्ट करेंगे, अगर आपका डिक्रीज नाइट्रियोटिक हार्मोन हो तभी ये कंडीशन आगे होगी जो मैं भी आपको बताऊंगी। अच्छा जी, तो इंक्रीज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि इंक्रीज ट्यूबुलर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जहाँ पर ये बात तो लिख लें आप लोग, जहाँ पर सोडियम होगा वहाँ पानी होगा, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो इसका मतलब वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होगा, और जब वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जब आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। देन आप देखिए इंक्रीज इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम, और जब आप, ठीक है, उसके बाद आप हाइपरटेंसिव हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी, sympathetic nervous system, renin-angiotensin system, endothelial dysfunction and vascular inflammation. Immune system, chemical such as tumor necrosis, alpha 1, interleukin 1, interleukin 6 and interleukin 8. इसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन इन एडल्ट्स देखेंगे ना, पर्सन विद सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक इन डिफरेंट कैटेगरी हम इसको देखेंगे। हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर लेस देन 90 और लेस देन 60 होगा, सिस्टोलिक में लेस देन 90 और डायस्टोलिक में लेस देन 60। इसके अलावा नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो 90 to 119 और 90 to 129 सिस्टोलिक में होगा, डायस्टोलिक में 60 to 79 और 60 to 84 ये नॉर्मल होगा। प्री हाइपरटेंसिव मतलब जो बंदा मूव कर रहा है हाइपरटेंशन की तरफ से, उसका क्या होगा, हाई नॉर्मल एलिवेटेड हम देखेंगे 120 to 129, 140 to 139 सिस्टोलिक, 60 to 79 एंड 85 to 89 डायसिस्टोलिक। स्टेज 1 में हम देखेंगे 130 to 139, 140 to 155 सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक में 80 to 89, 90 to 99। स्टेज 2 में देखेंगे ग्रेटर देन 140, सिस्टोलिक होगा 160 to 179, ग्रेटर देन 90 टू और 100 to 109। हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखेंगे ग्रेटर इक्वल 180 और डायस्टोलिक में ग्रेटर इक्वल 120। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखेंगे ग्रेटर इक्वल 160 हो सकती है और लेस देन 90 to 110 हो सकती है। ट्रीटमेंट हम देखेंगे, ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ सेल्फ केयर एंड डायरेटिक्स लेंगे हम। ईटिंग हमने हेल्दी डाइट लेनी है, लेस इनटेक ऑफ सॉल्ट करना है, रेगुलरली आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, मेडिकेशन लेनी है, और ये क्या करेगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को ट्रीट होने में आपकी मदद देगा। सेल्फ केयर में आपने फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना, आपने स्मोकिंग करना छोड़ देना है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर आपने रोज़ मॉनिटर करना है घर में, ठीक है, आपने डिवाइस रखनी और अपने सोडियम साल्ट का इंटेक कम करना है। मेडिकेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, एस इनहिबिटर, डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो कि आप लेके अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और वेजोडाइलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट जैसे कि प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स हैं, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजिस्ट की तरह भी आप रुजू कर सकते हैं। डायग्नोसिस अगर आप देखेंगे, सिस्टम हम देखेंगे कौन कौन सिस्टम में कौन कौन से टेस्ट हमने करवाने हैं, ठीक है। किडनीज़ के लिए हम करवाएंगे माइक्रोस्कोपिक यूरिनालिसिस, प्रोटीन देखेंगे इन द यूरिन बर्न, और क्रिएटिनिन करवाएंगे। एंडोक्राइन के लिए हम सीरम सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और TSH का टेस्ट करवाएंगे। मेटाबॉलिक के लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, HDL, LDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल का और ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट करवाएंगे। अदर में हम हीमाटोक्राइट्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड चेस्ट रेडियोग्राफी भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब क्लासिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगी ड्रग्स की। ये ड्रग्स हमारे पास जौन सी हैं ये प्रिवेंट करेंगी आपको हाइपरटेंसिव स्फीयर सेकेंडरी हाइपरटेंशन से मूव करवाने की तरफ, ये आपको प्रिवेंट करेंगी। इसमें मेन डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं हम, जो कि आपके ब्लड वॉल्यूम कम करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं, एस इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं, एंजियोटेंसिव 2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इस्तेमाल करते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, वेजोडाइलेटर एंड इनहिबिटर, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एंडोथेलियल रिसेप्टर ब्लॉकर और चॉइस ऑफ इनिशियल मेडिकेशन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं।
तो ये था हमारा आज का हाइपरटेंशन का टॉपिक। ब्रीफली आपको हर चीज़ मैंने बता दी है। होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए डॉक्टर इमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।